हेलो बेटा जी, कैसे हो। मैं अनुराग यादव एक बार फिर से आप सभी लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो हम लोग बात कर रहे थे संकुलन क्षमता के बारे में, यानी कि हमने एससीसी की संकुलन क्षमता जान ली थी, उसकी हमने संकुलन क्षमता निकाल ली थी। आज हम उसके आगे पढ़ने वाले हैं, यानी कि एफसीसी की जो संकुलन क्षमता होती है उसको निकालने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं कि एफसीसी की संकुलन क्षमता कितनी होती है। चलिए, तो आज हम पढ़ने वाले हैं, जैसे कि हमने पिछली क्लास में जो एससीसी होती है, एससीसी की संकुलन क्षमता देखी थी। उसकी संकुलन क्षमता हमारी निकल के आई थी 52.4%। ठीक, ये हमारी एससीसी की संकुलन क्षमता निकल के आई थी। आज हमको क्या पढ़ना है, एफसीसी की संकुलन क्षमता। ठीक, यानी कि जो फलक केंद्रित एकक कोशिका है उसकी हमको संकुलन क्षमता पढ़ना है या निकालना है। ठीक है, सभी लोग हेडिंग लगाइए, एफसीसी की संकुलन क्षमता। ठीक, चलिए, यानी कि एफसीसी की पैकिंग इफ़िशियंसी हमको याद करनी है। सबसे पहले हम यही जान लेते हैं कि एफसीसी होता क्या। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था, जो एफसीसी होती है उसके जो अभिवी कण होते हैं कोनों के साथ साथ प्रत्येक फलक के केंद्र पर उपस्थित होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका डायग्राम बना लेते हैं। जी हाँ, ये हमारी हो गई एकक कोशिका। अब जो एफसीसी में हमको कण रखने हैं वो कहाँ पे रखने हैं। जो एससीसी होती है इसमें अभी भी कण हमारे कोनों के साथ साथ प्रत्येक फलक के केंद्र पर होते हैं। ठीक, ये हमारे जो एफसीसी होती है उसके जो अवयवी कण होते हैं उसके डिफिनीशन है, यानी कि जो अवयवी कण है कहाँ पर व्यवस्थित होते हैं उसके बारे में। ठीक, तो हम इनके अवयवी कण को रख लेते हैं। ये हमारे सब सारे क्या हो गए, जो रेड कलर से हमने बनाए अवयवी कण हैं, और इनका योगदान कितना है 1/8। सबका योगदान कितना है 1/8। ये हमने पिछले क्लास में हमने जान लिया था। इनका योगदान 1/8 क्यों है, क्योंकि ये 8 हिस्सों में शेयर हो रहे हैं, तो इनका योगदान 1/8 है। ठीक, चलिए, और कहाँ पर स्थित है, जो प्रत्येक फलक के केंद्र पर, ये वाली फलक है, ये यहाँ पर एक अवयवी कण स्थित है। ठीक, एक फलक ऊपर वाला है तो एक कण यहाँ पर होगा, इस वाले फलक में होगा, नीचे वाली फलक में होगा, और ये जो सामने वाली फलक है यहाँ पर एक कण होगा। ठीक, तो 6 फलकें हो गई हमारी। यहाँ पर हमारी क्या कण व्यवस्थित है। ठीक, अब ये वाले जो कण हैं, जो फलक के केंद्र पर कण रखे हुए हैं, इनका योगदान कितना है, इनका योगदान है 1/2। 1/2 क्यों है, क्योंकि ये वाले जो कण हैं वो 2 हिस्सों में बट रहे हैं। ठीक, यानी कि इसके इधर वाली जो एकक कोशिका होगी, आधा हिस्सा उस कण का दूसरी एकक कोशिका में शेयर होगा और आधा हिस्सा इसमें होगा। ठीक, जैसे कि कोई गोली है, उसका आधा हिस्सा दूसरे भाग में शेयर होगा और आधा हिस्सा दूसरे भाग में शेयर होगा। यानी कि अगर एक गोली के 2 शेयर हो रहे हैं तो उसका शेयर कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो ये वाले जितने कण हैं इनका योगदान कितना हो जाएगा 1/2। 1/2 1/2
2 हो जाएगा। सबका योगदान कितना हो जाएगा बेटा? 1/2 हो जाएगा। चलिए तो हम सबसे पहले इनका प्रभावी कण का मान देख लेते हैं। जो प्रभावी कण होता है उसका मान कितना होता है, यानी जेड, जो जेड होता है वो कितना होता है। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं जेड का मान क्या होता है। प्रभावी कण यानी कि जेड। देखिए प्रभावी कण का मान निकालने के लिए कैसे निकाला जाता है? प्रत्येक कणों का योगदान, ठीक, प्रत्येक कणों का योगदान नहीं, प्रत्येक कणों की संख्या। सबसे पहले ये प्रत्येक कणों की संख्या इंटू कणों का योगदान, इंटू कणों का योगदान, कणों का योगदान। ये हमारा प्रभावी कण निकालेगा सूत्र हो गया। देखिए प्रभावी कण हम लोग निकालते हैं। देखिए जेड बराबर प्रत्येक कणों की संख्या। सबसे पहले हम कोने वाले कणों की गिन लेते हैं। कुल कण कितने हैं? 8 है। उनमें योगदान कितना है उनका? सबका 1/8 है। इनको काटेंगे कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, ठीक। अब फलक के जो कण हैं उनका योगदान देख लेते हैं। उनके कण कितने हैं? बराबर। अब फलक वालों को देखना है, ये कौन से हैं? कोने वाले कण, कोने वाले कण, ठीक। अब देखते हैं हम फलक वाले जो कण हैं। फलक वाले कुल कण कितने? 6 हैं। 1 2 3 4 5, एक भूल गए, एक इसमें होगा पीछे वाले में, इधर। इसका भी कितना हो जाएगा? 1/2। कितनी है? 6। 1 2 3 4 5 1 6, ठीक। कुल कणों की संख्या कितनी हो गई? 6 हो गई, ठीक। अब इनका योगदान कितना है? 1/2 है। योगदान इनका है 1/2। अगर इनको काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक। यानी कि ये कौन से कण हैं? फलक वाले कण, ठीक बेटा जी। अब देखिए अब जेड का मान हमारा कितना निकल के आएगा? 1 और 3 निकल के आया, ठीक। तो 1 + 3 कर देंगे तो हमारा कितना निकल के आएगा? 4। तो हमारा जेड का मान कितना आ जाएगा? 4 निकल के आ जाएगा, ठीक। यानी जो प्रभावी कण की संख्या हमारी कितनी है? 4 है। चलिए अब हम इसकी संकुलन क्षमता निकालते हैं। देखते हैं संकुलन क्षमता कैसे निकाली जाती है। अब देखिए इसमें फलक केंद्रित कोष्ठिका के बारे में पूछ रहा है। तो देखिए क्या करना होगा हमें? सबसे पहले एक किसी फलक को उठाना होगा हमको। अगर हम इस वाले फलक को ले रहे हैं, ये वाला फलक, ठीक, ध्यान से देखना, ये वाला हमने एक फलक उठा के इधर बना लिया। देखिए अब इसमें जो कण रखे हुए हैं किस प्रकार रखे हुए हैं, ध्यान से देखना। अब देखिए ये जो चारों कण हैं कहाँ पर हैं? कोने वाले हैं। अब एक कण जो है कहाँ पे रखा हुआ है? केंद्र पर रखा हुआ है। यानी कि एक कण जो है हमारा यहाँ पर रखा हुआ है, बीच में ऐसे, ठीक। देखिए अब देखिए इस वाली कोर की लंबाई कितनी हमने बताई थी? a। इस कोर की लंबाई हमने a बताई थी। यानी इस वाली कोर की लंबाई कितनी हो जाएगी? a हो जाएगी। इस कोर की लंबाई a हो जाएगी, ठीक। अगर अब हम यहाँ पर
एक विकर्ण खींच दें, अगर हम यहाँ पर एक विकर्ण खींच दें, ठीक, हम इसको कुछ नाम दिए दे रहे हैं ए बी सी। अब देखिए ये वाला जो स्थान है गोले का केंद्र है, ठीक, गोले के केंद्र और जो वृत्त, ये गोला यानी वृत्त है, ठीक, वृत्त का जो केंद्र होता है, वृत्त के केंद्र से मिलाने वाली रेखा को, वृत्त के केंद्र को परिधि से मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। तो ये इतनी कितनी हो जाएगी? आर हो जाएगी, ठीक। अब ये देखिए एक पूरा गोला है, आज ये इस वाले में, अब ये एक पूरा गोला है, ठीक। पूरे गोले की लंबाई कितनी होती है? 2r होती है। कैसे? देखिए यहाँ पे केंद्र होगा, इतनी लंबाई r हो जाएगी, इतनी लंबाई r हो जाएगी, तो पूरी कितनी हो जाएगी? 2r। अब ये वाला देखिए ये भी एक केंद्र है, ये भी परिधि को मिला रही रेखा है, इसको भी क्या कहेंगे? r बोलेंगे, ठीक। तो देखिए तो AC बराबर हमारा कितना हो जाएगा? AC बराबर हमारा हो जाएगा 4r। AC बराबर कितना हो जाएगा? 4r हो जाएगा, ठीक। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब ये वाली जो AC की लंबाई है, पूरी AC की लंबाई को ज्ञात करते हैं हम लोग। B और C की लंबाई कितनी है? A है, और A और B की लंबाई कितनी होगी? ये भी उतनी ही कोर है, इसकी भी लंबाई A हो जाएगी, ठीक। यानी कि प्रत्येक कोर की लंबाई A होती है घन में, ठीक। तो चलिए अब इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, ठीक। पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे तो AC का मान निकल के आ जाएगा, ठीक। चलिए 1 मिनट इंक भर लें थोड़ी सी इसमें हम। हाँ तो चलिए इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगा दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। AC बराबर हमारा निकल के आया 4r। अब हमको AC का मान और निकालना है। कैसे? पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हमको AC का मान और निकालना है, ठीक। चलिए पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक। चलिए देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से लगाते हैं क्या होगा। क्या हो जाएगा? AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक। देखिए अब AC का मान हमको निकालना है, तो AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा हमारा? A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ठीक। दोनों का मान कितना है? A है, तो A स्क्वायर हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएगा? 2A स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। उसके बाद जब हम रूट हटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा? AC बराबर √2A बाहर हो जाएगा, ठीक। √2A बाहर हो जाएगा। तो अब देखिए AC के हमारे दो मान निकल के आ रहे हैं। AC के मान दो निकल के आ रहे हैं। कौन कौन से? एक AC का मान निकल के आ रहा है 4r, एक AC का मान निकल के आ रहा है √2A निकल के आ रहा है, ठीक। अब इनको हम बराबर कर सकते हैं। अब इनको हम बराबर भी कर सकते हैं। देखिए अब हमको इसमें थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा बेटा जी। अब एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद ऊपर वाला हम थोड़ा सा रफ कर दें इसमें। चलिए अब AC के हमारे दो मान निकल के आ गए। AC बराबर AC से, ठीक। देखिए क्या हो जाएगा? एक निकल के आया है हमारा √2A स्क्वायर बराबर
4r। ठीक, अब हम यहाँ से a का मान निकाल लेंगे। देखिए तो a बराबर हमारा क्या हो जाएगा, a बराबर 4r अपॉन √2 a हो जाएगा। ठीक, इतना हो जाएगा। उसके बाद उसके बाद जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा a का मान निकल के आएगा, तो हमारा a का मान निकल के आ जाएगा 2√2 r। हाँ हमारे पास हाँ यही निकल के आएगा हमारा मान। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 2√2 r मान निकल के इसका आएगा हमारा। ठीक, यानी कि जो √2 है इसका ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो हमारा इतना ही मान निकल के आ जाएगा। ठीक, यानी कि जो a हमारा निकल के आएगा 2√2 r निकल के आ जाएगा। ठीक, अब देखते हैं, अब इसकी हम संकुलन क्षमता निकालते हैं। ठीक, इतनी कहानी तो जो हो गई तो हो गई। अभी तो हमने इसकी भूमिका निकाली संकुलन क्षमता के निकालने के लिए। ठीक, अब हमको क्या निकालनी है, संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता निकालने के लिए हम संकुलन क्षमता का सूत्र रखेंगे और उसी के हिसाब से जो हमारी वैल्यू होंगी उसको पुट कर देंगे और हमारी संकुलन क्षमता का मान निकल आएगा। चलिए संकुलन क्षमता को देखते हैं। सबसे पहले जो संकुलन क्षमता का सूत्र होता है हमारा, संकुलन क्षमता, ठीक, किसकी निकालनी है, FCC की। FCC की संकुलन क्षमता निकालनी है। इसका सूत्र क्या है, Z 4/3 πr³ बटे a³ × 100। ये हमारा क्या है, संकुलन क्षमता का सूत्र है। ठीक, अब Z का मान हमने इसमें कितना निकाला था वो तो हमने रफ कर दिया है। Z का मान कितना निकाला था, हमने 4 निकाला था। ठीक, अब इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे। देखिए तो PE बराबर PE बराबर 4 × 4/3 πr³। अब देखिए A का मान कितना निकल के आया हमारे पास, ये A का मान हमारा निकल के आया 2√2 r का क्यूब। ठीक, × 100। ठीक, ये निकल के आया हमारा, जो A का मान निकल गया है हमारा इतना निकल के आया। ठीक, अब देखिए उसके बाद अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक, अब जब इस चीज़ को पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारा निकल के आएगा, जो PE का मान निकल के आएगा 74% को निकल के आएगा। ठीक, अब जब इस पूरी सिचुएशन को हम सॉल्व करेंगे तो कितना निकल के आएगा मान हमारा, 74%। ठीक, जो PE का मान कितना निकल के आया, 74%। ठीक, यानी कि जो FCC है ये वाली, ठीक, ये जो एकक कोष्ठिका है FCC, जो इसमें कण व्यवस्थित है, कितने % व्यवस्थित हैं, 74% व्यवस्थित है, यानी कि 74% जगह भरी हुई है, जगह भरी हुई है। ठीक, जो 74% है वो जगह भरी हुई है। अब खाली जगह इसमें कितनी है, उसमें हम 100 से इसका माइनस कर देंगे, उतनी ही हमारी निकल के आएगी। ठीक, 26% क्या निकल के आएगी, खाली जगह निकल आएगी। ठीक, 26%। खाली जगह निकल आएगी। ठीक, तो ये हमारी क्या हुई, FCC की संकुलन क्षमता निकल आई है। ठीक, संकुलन क्षमता कितनी निकली, 74% हमारी संकुलन क्षमता निकली है, किसकी, FCC की। ठीक, एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो। चलिए एक बार फिर से रिवाइज करा देते हैं हम आप लोगों को। सबसे पहले हमने FCC की जो
डिफिनेशन होती है, हमने उसके हिसाब से उसकी एक एक कोष्ठिका बना ली है। उसमें जो अवयवी कण है कोने पर स्थित है और प्रत्येक फलक के केंद्र पर स्थित है। जो कोने पर कण व्यवस्थित है उनका जो मान है, जो योगदान है उनका 1/8 योगदान है, और जो फलक के केंद्र पर कण व्यवस्थित है उनका जो योगदान है वो 1/2 योगदान है। ठीक, जो तब हम जब इसका प्रभावी कण यानी जेड का मान निकाला तो हमारा जेड कितना निकल के आया, 4। हमारा जेड का मान निकल के आया 4। ठीक, उसके बाद हमने इसकी संकुलन क्षमता निकालने के लिए क्या किया, सबसे पहले हमने AC का मान निकाला। उसके इसमें जब हमने एक विकर्ण खींच दिया इस वाली इसमें, ठीक, यानी कि इसका हम ABC, ठीक, उसके बाद हमने पाइथागोरस प्रमेय लगा दिया, हमने AC का मान निकाल लिया। ठीक, AC का मान हमारा कितना निकल के आया, AC का मान कहाँ गया, AC का मान हमारा निकल गया √2a। ठीक, उसके बाद हमने देखा जो AC है, AC का मान 4r भी आ रहा है, AC का मान 4r भी आ रहा है। ठीक, यानी AC के हमारे 2 मान निकल के आ रहे हैं, तो AC को हमने इक्वल कर दिया। तो इक्वल करने से हमारा मान कितना निकल के आ गया, a बराबर 2√2r निकल के आ गया। ठीक, जिसकी वजह से हमको a का मान प्राप्त हो गया। उसके बाद हमने संकुलन क्षमता में वैल्यू पुट कर दी। जेड का मान हमने निकाल लिया था, 4 आया था हमारा। उसके बाद हमने a का मान रख दिया। उसके बाद हमने जब इसको सॉल्व किया तो हमारी संकुलन क्षमता निकल के आई, वो 74% निकल के आई। यानी कि जो इसमें कण व्यवस्थित हैं 74% जगह में भरे हुए हैं, और जो खाली जगह है 26% खाली जगह हो है। ठीक, यानी कि जो भरी जगह है इसमें कणों का जो कब्जा है वो 74% है। ठीक बेटा जी, तो आज के वीडियो में हम बस इतनी ही बात चर्चा करेंगे, और इसके आगे की चर्चा यानी कि इसके आगे हम लोग जो पढ़ेंगे वो BCC के संकुलन क्षमता के बारे में जानेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों का हमारा ये आज का वीडियो पसंद आया हो, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर कर दें अपने दोस्तों को, और सब्सक्राइब जरूर कर दें इस चैनल को, जिससे आप लोगों को इसी तरह से अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहे। तो आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर।